28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल को हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे शिफ्ट में और 29 तारीख और 30 तारीख के एग्जाम में जो सवाल आया है उस सारे को आज हम लोग एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। और आज का पहला सवाल आपका है ए, बी और सी क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए के साथ काम पर आता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस सवाल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हम लोग इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। इस टाइप के और भी सवाल हम लोग देखे थे। आइए इस सवाल को एक बार फिर हम लोग देखें। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी, ए, बी और सी 20, 30 और 60 दिन में कोई काम समाप्त कर सकते हैं। और क्वेश्चन कहता है ए के साथ बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम पर आए। यानी काम कौन करेगा? काम ए करेगा प्रत्येक दिन और प्रत्येक तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आ जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत आसान सवाल। पहले दिन कितना काम होगा? आप कहिएगा इतना। क्यों इतना? क्योंकि पहले दिन सिर पे आएगा। दूसरे दिन कितना काम होगा? इतना, क्योंकि दूसरे दिन भी ए ही होगा। तीसरे दिन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ रहा है काम पर, है ना। तो तीसरे दिन कितना काम होगा? इतना। देखिए, ये पहले दिन का काम, ये दूसरे दिन का काम और ये तीसरे दिन का काम, तो 3 दिन बीत गया होगा ना। आप लिख सकते हैं 3 दिन का काम। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आइए देखिए, एलसीएम कितना? 60, 3 बार में, 3 बार में और यहाँ 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, तो ये हुआ 3, 3, 6, 9 और 12। तो आप देख रहे हैं क्या 3 दिन में आपने कितना काम किया? 12/60। 3 दिन में कितना काम किया? 12/60। आपको काम कितना करना है? एक काम करना है। अगर इसको 5 से गुना कर देंगे तो क्या एक काम हो जाएगा क्या? 12/60 गुना 5, 5 से गुना करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी एक काम होगा। और ये एक काम होगा 5 से गुना करने पर ना, तो 5 गुना समय भी हो जाएगा ना। तो 15 दिन लगा और आपने काम कितना किया? एक। यही आपका आंसर है। एक काम समाप्त हो जाने में कितना वक्त लगा? 15 दिन। कुछ नहीं किए। पहले दिन कौन? ए। दूसरे दिन कौन? ए। तीसरे दिन कौन? तीनों। और इन तीनों को जोड़ते हैं तो काम होता है कितना? 12/60। 12/60 का मतलब 1/5। इसको 1/5 भी समझ सकते हैं। 1/5 काम हुआ कितने दिन में? 3 दिन में। इसको 5 से गुना कर देंगे तो 15 दिन में क्या हो जाएगा? एक काम। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी देख चुके हैं। आइए एक बार फिर देख लीजिए। हम क्या करते हैं? 20, 30 और 60 ये तीनों का क्षमता है। इन क्षमताओं को देखते हुए हम लोग एक काम मान लेते हैं। क्या? 60 काम। काम क्या करना है हम लोग को? 60 काम करना है। और ए उसे 20 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन कहता है ना ए काम कितने दिन में? 20 दिन में। और काम क्या है? 60। और काम 60 है, मतलब एक दिन में क्या करता होगा? ये एक दिन में 3 काम करता होगा। बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। और सी एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम। अब देखिए, पहले दिन कितना काम होगा? 3 काम, क्योंकि पहले दिन कौन? ए। दूसरे दिन भी ए। तीसरे दिन कौन? तो तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों, तो 3, 2, 5, 1, 6। तीसरे दिन 6 काम होगा। तो देखिए, तो कितना काम हुआ? 12 काम हुआ ना। काम कितना हुआ? 12। और समय कितना लगा? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम? 12 काम। 12 काम करने आप आए हैं क्या? नहीं, आप 60 काम करने आए। आप इसको 5 से गुना कीजिएगा, 60 काम हो जाएगा। तो समय भी तो 5 से गुना होगा। तो 15 दिन में 60 काम। आपका काम क्या था? 60 काम। काम पूरा हो गया। समय कितना लगा? 15 दिन। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं।
अगला सवाल, ए किसी काम को 40 दिन में, बी 60 दिन में तथा सी 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम समाप्त होने के 11 दिन पहले काम करना छोड़ देता है एवं बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। आइए एक बार फिर देख लीजिए। ए, बी, सी 40, 60, 80 इतने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, ये दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं काम x दिन चला। काम कितने दिन चला? x दिन चला। काम x दिन चला तो x दिन तक करेगा कौन? जो नहीं भागा है ना। काम तो तीनों चालू किया लेकिन तीनों x दिन तक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बीच में कुछ लोग काम छोड़ के चले गए। कौन काम छोड़ के नहीं गया है? C। तो C x दिन तक रहेगा और C x दिन में कितना काम करेगा? इतना। A भागा है कब? काम समाप्त होने के 11 दिन पहले, तो A करेगा 11 दिन कम काम। और B भागा है 8 दिन पहले, तो ये करेगा 8 दिन कम काम। और ये तीनों का काम बराबर एक काम, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। आइए 240 6 बार में 6x माइनस 66, इससे 4 बार में 4x माइनस 32 और इससे 3 बार में प्लस 3x बराबर 1। अब देखिए 6 4 10 3 13x बराबर क्या? 240। और ये 66 और 32 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस में है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 8 और ये 3 98, तो प्लस 98 लिख देते हैं। 13x बराबर क्या? 8 3 3 और इसको काटिएगा तो 26 बार में कट जाएगा। x बराबर 26 दिन, ये आपका आंसर है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको एलसीएम विधि का भी तरीका बताया है, लेकिन आज हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है। आज हम लोग सारे क्वेश्चन को सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया है। अगर इसका और भी तरीका देखना चाहते हैं तो जितना भी तरीका है, हमने समय और काम का जो सीरीज लिया है वहां सारा क्वेश्चन करा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपए के 4 संतरे बेचकर 25% का लाभ कमाता है। उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? बहुत आसान सवाल। देखिए, 1 रुपए में 4 यानी 4 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य 1/4। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। किसका? 1 संतरे का, ये विक्रय मूल्य। और ये क्या है? ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखे, क्या अन्याय कर दिए? कुछ नहीं। आगे आपका आंसर 100% निकालिए, क्योंकि आपको क्रय मूल्य चाहिए। आपको क्रय मूल्य चाहिए ना, 100% हमेशा क्रय मूल्य होगा। 100% का मान निकालिए। 1/4/125 गुना 100, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट जाएगा। 1/5 का मतलब क्या? 1 रुपए में 5। जैसे 1/4 का मतलब 1 रुपये में 4 बेच रहा है, उसी तरह 1 रुपया में 5 खरीदा। आपका आंसर है 1 रुपया में 5, ये आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान। 45,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल बेचा जाता है और होता क्या है? नुकसान। कितने % का? 10% का। यानी 45,000 ये क्या है? आप कहिएगा ये विक्रय मूल्य है। 45,000 में बेचा जाता है, ये विक्रय मूल्य है। और ये क्या है? तो ये 90% है क्रय मूल्य का। क्यों? 10% घाटे पर बेचा गया है तो 90% में बिका होगा। अब क्वेश्चन कहता है 15% लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा? तो इतने में बेचना होगा। ये आपका आंसर है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ है क्या सवाल में? सवाल कहता है कि आपने 45,000 में बेचा और 45,000 में बेचने से नुकसान हुआ। कितने % का? 10% का, तो 90% में तो जरूर बिका होगा। तो 90% का मान इतना, तो 115% का मान कितना? 115। क्यों?
आप कहिएगा कभी कभी हम लोग 100 लिखते हैं तो 100 तब लिखते हैं जब हमको क्रैमुल चाहिए, हमको क्रैमुल नहीं चाहिए, हमको नया विक्रैमुल चाहिए 15% लाभ के साथ। तो 100% निकालते तो ये क्रैमुल होता, 15% लाभ चाहिए तो ये 15% लाभ के साथ विक्रैमुल हो गया। 115% का मान दीजिए, ये आपका आंसर है। तो क्या लिखिएगा 45,000 बटे 90 गुना 115, 9 पचे 10 कट गया था, 9 पचे। अब 500 गुना 15, ये आपका आंसर है। 57,500 रुपया में बेचिएगा तो आपका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल भी बहुत आसान। क्वेश्चन कहता है यदि x का मान इतना तो इतना का मान कितना, ये हमको बताना है। दिया क्या है, x बराबर 2 प्लस √5 और हमको इसका मान बताना है। 2 को इधर ले आते हैं, बराबर √5, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। आप सवाल उठा भी सकते हैं कि वर्ग काहे कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो आपका समीकरण है जिसका मान पूछ रहा है वहाँ स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा, इसलिए वर्ग कर दिया और कुछ नहीं। आप देखिए क्या लिखिएगा, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 5। 5 को इधर लाइएगा तो लिखिएगा x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अब स्क्वायर तो आ गया लेकिन वो नहीं आया जो आपको चाहिए। चाहिए क्या, 6x², तो 6 से गुना कर देते हैं। x² है ना, उसको 6 बनाना है, 6 से गुना कर दीजिए। 6 से गुना कीजिएगा तो आएगा 6x² माइनस 24x, देखिए आधा तो मिल गया। फिर माइनस क्या, 6 बराबर 0। आप कहिएगा अभी भी वो बात नहीं आया, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें। अब देखिए ये इतना बात तो आपको मिल गया है ना, आपको और क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 12 और है कितना -6, तो इसमें प्लस 18 जोड़ देंगे तो क्या ये वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 और प्लस 18, प्लस 12 होगा ना। और बराबर के इधर 18 जोड़ दिए, उधर क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही, आप इधर भी 18 जोड़ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। आप यही आप कहिएगा यही आपका आंसर है क्या, 18, क्योंकि ये तो सवाल है। इसका मान क्या है, इसका मान ये 18 है। 0 प्लस 18 18 ही होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल भी उसी टाइप का जो अभी अभी आप देखे हैं। x बराबर इतना तो इसका मान चाहिए। आप x² बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप x² बराबर इतना लिख सकते हैं। x का मान आपके पास है लेकिन जो पूछ रहा है वहां तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के फॉर्म में जाने के लिए ये काम कर सकते हैं हम लोग। x² बराबर आप क्या लिखिएगा, ये 9 प्लस क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस क्या 2ab, तो 12√2। इसको आप क्या लिखिएगा, 17 प्लस 12√2। अब आते हैं हम लोग सवाल पर, क्योंकि x² के फॉर्म में हम लोग चले गए। अब x² का मान क्या, 17 प्लस 12√2 प्लस क्या 1/17 प्लस 12√2। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, कंजुगेट से गुना करेंगे तो क्या होगा, हालांकि कंजुगेट से गुना करना नहीं है, आप सीधा देखिए इन दोनों के वर्गों का अंतर करके देख लीजिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, इसका स्क्वायर कितना होगा 288, दोनों का अंतर एक ही है ना। आप इसको सीधा ऊपर ले जाइए, कुछ मत कीजिए। 17 प्लस 12√2 और यहाँ ये ऊपर जाएगा और ये इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, 17 माइनस 12√2 और नीचे क्या बचेगा 1, दोनों का अंतर 1 है ना, 1 बचेगा। तो 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 34। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल आपका x + 1/x बराबर 4। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसी टाइप का सवाल डिजिट बदल के पूछा जा रहा है।
आप अगर इसका मान 4 जान रहे हैं तो स्क्वायर का मान निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हम सीधे इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे, ये आपका उत्तर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर इस बात को आपको समझने में परेशानी है, आप चाहते हैं पेन लगाना तो लगाइए, लेकिन इतना वक्त आप एग्जाम में बर्बाद कीजिएगा तो शायद एग्जाम में आपके पास समय का अभाव है। आप दोनों तरफ वर्ग कीजिए। वर्ग कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा आप। अब लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या 2x 1/x बराबर 16, और यही 2 उधर जाके घट जाता है जो डायरेक्ट हम कर दिए। अब आप डायरेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में रहेगा x प्लस 1/x का मान 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा 25 में क्या 2 घटाना है, बस यही करना है। आइए अगला सवाल जो आपका पूछा है उसका जवाब हम लोग ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्यूब। क्यूब में भी आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना है। अगर इसका मान 4 दिया है तो क्यूब का मान क्या होगा, तो जो मान यहां है ना उसी के क्यूब में उसी का 3 गुना घटा देना है, कुछ नहीं करना है। आपका आंसर क्या होगा, 4 का क्यूब और -4 में 4 का 3 गुना घटा देना। ये कितना 64 माइनस कितना 12, आंसर कितना होगा 52 52, ये आंसर है। फिर इसमें भी आप अगर आपको वक्त देना है तो दोनों तरफ क्यूब कीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना समय देने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो अगले क्वेश्चन को बनाना आप अभी अभी सीखे हैं। हमने क्या कहा, ये x है ना, स्क्वायर किए, स्क्वायर करने में क्या किए, इसका स्क्वायर उसमें 2 घटा दिए, तो आंसर क्या आया 14। अब उस पर स्क्वायर होगा तो क्या होगा 14 का स्क्वायर, फिर 2 घटा लेंगे, 196 में 2 जाएगा 194। पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं। देखिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान हम लोग 14 ला चुके हैं ना। अब हम ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी। अब 4 पावर है तो फिर 2 पावर दे दीजिए, फिर 2 पावर दीजिए और वही काम कीजिए जो अभी आप किए। इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 पावर, इसका स्क्वायर 4 पावर प्लस क्या 2x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बराबर क्या 196। ये कैंसिल और ये 2 इधर जाकर घट जाएगा और आपका आंसर होगा 196 - 2। यही तो आपको चाहिए, यानी 194। लेकिन ये काम क्यों करेंगे हम लोग, आपसे अभी पूछेंगे। एक सवाल लीजिए, देखिए आप जवाब ऐसे देंगे, x प्लस 1/x का मान अगर 3 है तो x पर पावर 4 1/x पर पावर 4 का मान क्या। आप एक बार स्क्वायर कीजिए तब आंसर क्या होगा 3 × 9 - 2 7। फिर एक बार स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 49 - 2 47, ये आपका आंसर है। इसी में आपसे कहा जाएगा इसका जवाब दीजिए। अभी आप क्या सीखे, तो आपको अभी बताया गया इसके क्यूब में इसी का 3 गुना घटाएंगे, तो इसका क्यूब कितना 27, इसका 3 गुना कितना 9, आंसर होगा 18। ये आपका आंसर है। लेकिन यही 2 जो आप घटाते हैं ना, अगर यहां माइनस होता तो वही 2 उधर जाकर प्लस हो जाता, ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 12, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 53। तो यहां जो मान पूछ रहा है वो माइनस में है। अभी हम क्या सीख रहे थे, इसका मान प्लस में, क्योंकि माइनस हो, ये माइनस में हो या प्लस में, स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो ही जाता है, लेकिन यहां माइनस है, यही ना। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 142। ये काम तो अभी अभी हम लोग सीखे। इसका स्क्वायर में 2 घटा लेंगे, वही उत्तर होगा। और आपके सामने एक और मान दिया है क्या, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या 53। आप देखिए समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे तो वही बात होगा क्या, ये है a प्लस बी है ना, और ये है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, और इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा 142 गुना 53, और इसी को गुना करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। और इसका गुणनफल आएगा 7526, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल
70 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं जिसका 2 और केवल 2 फैक्टर हो। अब आइए, इसका चूंकि कोई फिक्स क्रम नहीं होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको गिनना ही पड़ेगा कि कितना कितना अभाज्य, कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, आप कहिएगा 4 अभाज्य है क्या? नहीं। 5 अभाज्य है क्या? 5 अभाज्य होगा, क्योंकि 5 किसी से नहीं कटता है स्वयं और एक के अलावा। 6 नहीं होगा, 7 होगा। फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। फिर 12 नहीं, 13 होगा। फिर 14, 15, 16, 17 होगा। 18, 19 होगा। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 30 भी नहीं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 कट रहा है, 39 कट रहा है, 40 कट रहा है, 41, 42, 43, 43 किसी से नहीं कट रहा है, 44, 45, 46, 47, 47 भी किसी से नहीं कट रहा है, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 किसी से नहीं कट रहा है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 किसी से नहीं कट रहा है, 60, 61, 61 किसी से नहीं कट रहा है, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो आप देख रहे हैं 67 किसी से नहीं कट रहा है। तो संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 18, 1, 19, यानी कुल 19 ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कट रहा है। या तो आपको रटना होगा 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, ये आपको याद करना होगा, अन्यथा गिन लेना होगा। 1 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका बहुत आसान सवाल, 432 पर पावर 412 गुना 499 पर पावर 431 का इकाई अंक बताएं। देखिए 432 पर पावर 412, यहां क्या करना है, 412 को 4 से भाग लगा देना है। पूरी तरह भाग लग गया ना? पूरी तरह भाग लग गया, मतलब 2 पर पावर 4 का जो मान होगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो 2 पर पावर 4 का मान क्या? 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसका इकाई अंक क्या? 6। और इसका इकाई अंक के लिए कुछ और करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए 9 को गौर से, 9 पर 1 पावर दीजिएगा 9, 9 पर 2 पावर दीजिएगा 1, फिर 9 पर 3 पावर 9, फिर 9 पर 4 पावर 1, यानी विषम संख्या पावर हो तो इकाई अंक 9 होगा। तो इन दोनों का गुणनफल क्या? इकाई अंक 4। ये आपका आंसर होगा। इस बात को अगर जरा सा आप ये क्यों किए, ये जरा सा देख लीजिए। 2 पर पावर 2 क्या होता है? 1 क्या होता है? 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 6, ये इकाई अंक होता है। और 2 पर पावर 5 दीजिएगा ना तो फिर वही आ जाएगा 2, 2 4 6 8, 8 और 6, ये रिपीट होने लगता है। हर चौथे टर्म के बाद वही आने लगता है, इसीलिए इसको 4 से भाग लगा दिए। 4 से भाग लगाने पर पूरी तरह भाग लग गया, मतलब ये 4 पावर का जो मान होगा वही इसका इकाई अंक होगा। और इसके बारे में और डिटेल हम YouTube में दे चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है। तो इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 9 और ये दोनों का गुणनफल इकाई अंक क्या? 4। आइए अगले सवाल। अगला सवाल बहुत आसान, 150 संख्याओं का औसत 45 है। यदि 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया गया हो तो सही औसत क्या है? देखिए हमने 150 संख्याओं का औसत निकाला, लेकिन वहां अंक पढ़ते समय मिस्टेक हो गया था, तो उसको सुधारेंगे तो औसत भी बदलेगा। वही क्वेश्चन कहता है सही औसत क्या है। देखिए 38 और 46, यहां हमने मिस्टेक किया। 38 को हमने पढ़ा कितना? 83। 38 को हमने 83 पढ़ लिया, इसका मतलब है कि अगर उसको सुधारेंगे तो 38 को फिर 83 लिखेंगे, इसका मतलब घट जाएगा।
जहां 38 होना चाहिए हमने वहां 83 जोड़ दिया, इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिया ना, फिर उसको 83 को 38 बनाएंगे तो घट जाएगा ना, कितना घटेगा 45। फिर 46 को हमने 64 लिख दिया, यहां भी हमने बढ़ाकर लिख दिया, यहां भी सुधारेंगे तो फिर घटेगा, कितना घटेगा 18। इसका मतलब कुल मिलाकर कमी होगा कुल योग में कितना 63 का कमी होगा, किस में 150 में, तो औसत में कितना का गिरावट होगा यही से पता चल जाएगा। 150 संख्या में 63 घट रहा है तो औसत में एक संख्या में कितना घट रहा है वो मान तो यहीं से पता चल रहा है। हम लोग इसको लिखेंगे 21/50 और इसका मान आएगा 2.38। तो अभी औसत क्या है 45 और कमी कितना होगा 2.38, तो 2.38 घटा देंगे, यही आपका आंसर है। 45 में 2.38 घटाएंगे तो ये आएगा 42.62, ये आपका सही औसत होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल भी बहुत आसान, क्या पूछा है x/y बराबर 4/9, तो इसका मान बताना है, यानी x का मान 4 तो y का मान 9, और यही मान हम लोग रख देते हैं। x का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 9 चौक 36 प्लस y का मान अगर 9 रखते हैं तो ये भी 36 बटा क्या, फिर x का मान 4 तो 72 प्लस y का मान 9 तो 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। 36 क्या 72, और यहाँ क्या लिखेंगे 9 और 9 9 8 72 और 9 से 11 बार में आपका आंसर होगा 8:11। आइए हम लोग अगला सवाल। A और B एक बिंदु से विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस बिंदु से एक व्यक्ति इधर 25 के चाल से और एक व्यक्ति इधर 35 के चाल से चलेगा, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा, चाल हो जाएगा 25 और 35 60 किलोमीटर। क्यों कि जीरो, देखिए यहां से जीरो से ये 25 इधर आया और ये 35 उधर गया, तो फासला कितना हो गया, इधर 25 प्लस 35 60, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर का फासला हुआ। 1 घंटा में 60 किलोमीटर का फासला हुआ तो 2.5 घंटा में फासला कितना होगा 2.5, यानी 2.5 को आप 5/2 घंटा लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। इसको 30 बार में काटिए और आंसर क्या 150 किलोमीटर। 2.5 घंटे में दोनों के बीच का अंतर 150 किलोमीटर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 25,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 36,000 रुपए हो जाती है, CI की दर क्या है। बहुत आसान सवाल। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आपके पास सही कंसेप्ट है तो शायद पेन लगाने का आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए आप, 36,000 ये मिश्र धन और 25,000 ये मूलधन। ये जो रेशियो हुआ है ये 2 साल बाद हुआ है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज CI एक नियम का पालन नहीं करता है। इसको 1 साल में हम लोग कन्वर्ट कर लें, तो 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए इस पर 2 पावर दिए होंगे तब तो ऐसा हुआ होगा। जैसे ये 2 वर्ष में ऐसा हुआ होगा, मतलब 2 पावर दिए होंगे। 1 साल में लाने के लिए फिर 1/2 पावर दे देते हैं, 1/2 का मतलब रूट, तो ये रूट दे देंगे तो 1 साल में आ जाएगा। 1 साल का मतलब 6 और 5, मतलब मिश्र धन 6 मूलधन 5, ब्याज कितना 1 रुपया, 5 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपया में कितना 20%। ये आपका आंसर। आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है ना यहाँ से, कितना में 5 में, तो कितना। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ।